नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे रुद्रप्रयाग से। बड़ी खबर मिल रही है, केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत का निधन। मैक्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। मंगलवार रात 10:30 बजे हुआ देहांत। लंबे समय से चल रही थी बीमार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ से विधायक शीला रानी रावत का निधन हो गया है। मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और मंगलवार रात 10:30 बजे उनका देहांत हो गया है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से शीला रानी रावत बीमार चल रही थी और इसी के चलते उनका निधन हो गया है। केदारनाथ से विधायक थी शीला रानी रावत और मंगलवार रात 10:30 बजे उनका देहांत हो गया है। मैक्स अस्पताल में भर्ती थी वो, और ऐसे में आज शोक की लहर भी बीजेपी में देखने को मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। तो आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से विधायक थी शीला रानी रावत और आज उनका निधन भी हो गया है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव जारी है। दोनों सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और मंगलोर विधानसभा सीट से प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन बीजेपी ने मंगलोर से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा था और आज दोनों के बीच कड़ी टक्कर भी देखी जा रही है। तो वहीं बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी और लखपत बुटोला के बीच भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दोनों ही सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है और सुबह से ही लगातार लोग अपनी लाइनों में लगे हुए हैं और मतदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। धर्म जातिवाद ना होना चाहिए और अपना ये क्या नाम है इसका से वो राज्य में विकास होना चाहिए। सब भाईचारे से रहना चाहिए और कैंडिडेट कोई भी जीते, कोई भी हो, बिना मजहब के बिना इसके अपने देश को ऊंचा उठाना चाहिए। और जी क्या नाम है इसका अस्पताल है, ये सब है ऐसे जो रास्ते में होना चाहिए वो होने चाहिए सब। वोट डाला है, ये आम इंसान का अधिकार होता है कि उसी को सोचते हुए वोट डाला है। जो सही आदमी हो उसकी जीत हो। इस बार किस तरीके का डाला है? विकास हो कस्बे का और कुछ नहीं। और दूसरी बात है, फिलहाल जो है 8 बजे का टाइम है और प्रशासन की ज़्यादा गुंडागर्दी है इधर। 8 बजे लाइन में लगने दिया, उससे पहले जो लाइन में खड़े थे उन्हें सबको भगा दिया यहाँ से। ऐसा हो रहा था जैसे एक डंडा चार्ज करते हैं। प्रशासन का ज़्यादा सख्ताई है इधर। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, आज सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जारी है, किस तरह की तैयारियां भी वहां पर देखने को मिल रही है और लोग कितना बढ़ चढ़ करके वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो है 210 मतदेय स्थलों पे लगातार 8 बजे से मतदान जो है शांतिपूर्ण जारी है। अगर सीमांत प्रखंड जोशीमठ की बात की जाए तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से और करीब 9:30 बजे तक लगभग 9% मतदान हुआ है। और क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है तो लिहाजा सुबह जो है लोग दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं और शाम को 6 बजे तक मतदान होना है, तो लिहाजा अभी जो है मतदान केंद्रों के आगे काफी कम जो है भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से युवाओं में जो है काफी क्रेज दिखाई दे रहा है, इस उपचुनाव के होने के बावजूद भी युवाओं में काफी क्रेज दिखाई दे रहा है और जो नए मतदाता हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रहे हैं। और जो धौलीगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी के ऋतु प्रवासी गांव हैं जो पहली बार जो है अपने अपने जो मूल निवास है वहां पे वोट दे रहे हैं, उनमें भी काफी उत्साह है। कुल मिला करके अभी 2 घंटे का जो समय हो चुका है और लगभग 9 से 9.5% मतदान जो है बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जो है जोशीमठ प्रखंड के इन मतदान स्थलों में हो चुका है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और
मनोज कश्यप भी मंगलौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। मनोज, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं प्रशासन की ओर से, क्योंकि उपचुनाव लगातार जारी है और ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर? बिल्कुल देखिए, आज मंगलौर में जो है उपचुनाव चल रहा है। यहाँ सुबह से हमने देखे कि लोगों के अंदर चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। हालांकि जो चुनाव वोटिंग का जो टाइम रखा गया था वो 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे का रखा गया है, लेकिन हमने देखे कि मंगलौर के लोगों के अंदर मतदाताओं के अंदर एक अलग उत्साह था। सुबह करीब 7 बजे जो मतदाता थे वो यहाँ पे बूथों पे पहुंचने लगे थे। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो समय था वो 8 बजे का रखा गया। 8 बजे से पहले यहाँ पे लोगों ने मिलकर लाइनें लगा ली थी और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ से जो मतदाता थे उन्होंने सुबह से यहाँ पे पहुंचकर जो है वोट डालने लगे थे। लेकिन तरीके से हमने देखे कि यहाँ पे प्रशासन के भी कड़े इंतजाम है, क्योंकि हमने देखे कि तमाम जो यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं, करीब 132 बूथ बनाए गए हैं। तमाम बूथों पर पुलिस का पैरा सीसीटीवी कैमरे लगाया गया है। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी वोटरों को ना हो उसको लेकर भी यहाँ पे पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घरों से बाहर निकले और मत का अपने प्रयोग करें? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चुनाव से पहले ही यहाँ पे हमने देखे कि लगातार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी भी डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, उसी तरीके से जो जिला प्रशासन की टीम की निर्वाचन की टीम थी वो लगातार लोगों से ये अपील कर रही थी कि अधिक से अधिक संख्या में जो अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। सभी लोगों को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जो है को वोट दे, लेकिन सभी लोगों को वोट डालने के लिए जाना चाहिए। उसको यहाँ पे पोस्टर बैनर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही थी कि तमाम जो लोग हैं, जो वोटर है, वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। जी, तो अभी किस तरह की टक्कर भी देखी जा रही है प्रत्याशियों के बीच में मनोज? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और बसपा जो प्रत्याशी चुनाव लड़े जा रहे हैं। हालांकि आज से पहले जो तमाम प्रत्याशी थे जनता के बीच पहुंचे थे, अपने अपने मुद्दे जो जनता के बीच पहुंच के गिनवा रहे थे। यहाँ पे हमने देखा कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी थी वो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंची थी। लेकिन खास बात ये भी है कि यहाँ पे मंगलौर विधानसभा से आज से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जब से यहाँ पे राज्य का गठन हुआ था तब से आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई, जिसको लेके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो है लोकसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ पे दिखाया था, तमाम जो उत्तर सीट थी उस पर जीत हासिल की थी, तो उसको लेकर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ जरूर मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां थी सभी राजनीतिक पार्टियों का, उसका रिजल्ट तो अब जो है जनता के हाथ में होगा, मतदाताओं के हाथ में होगा। के हित में जो मतदाता है वो वोट करेंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जी, बिल्कुल मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रुड़की से बड़ी खबर मिल रही है। मंगलौर के उपचुनाव के बीच चली फायरिंग और इसकी सूचना भी मिली है। लिब्बारेड्डी गांव में फायरिंग की खबर सामने आई है। वोट न डालने देने का आरोप भी लगाया गया है और फायरिंग में काजी निजामुद्दीन का समर्थक घायल भी हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भी पुलिस को दी है और मौके पर पुलिस भी पहुंची है। साथ ही जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको अस्पताल लेकर भी पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी और लिब्बारेड्डी के बूथ संख्या 53-54 का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव जारी है और उपचुनाव के बीच में फायरिंग हो गई है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, उनके समर्थक को गोली लगी है, ये बताया जा रहा है और ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है। वोट नहीं करने दे रहे। कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं। पुलिस आ गई अब। जाट ये जब भी करते हैं हल बहुत लफड़ा करते हैं, हर जगह गोली चलाते हैं जाट लोग। कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं सारे, हिंदू लोग। ये इनका नाम ही होता है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, कहाँ ये गोली चल गई और क्या मामला था ये पूरा? बिल्कुल देखिए, मंगलौर का उपचुनाव चल रहा था, शांतिपूर्वक ढंग से जो है चुनाव की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ पे बूथ संख्या 52 और 53 पे एक बड़ी घटना सामने आई, जहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे गोली चलने का मामला सामने आया था। हालांकि जो मामला था ये वोट रोकने को लेकर मामला किया गया था। हालांकि प्रशासन की टीम हम मौके पे पहुंचे, प्रशासन ने तमाम जो स्थिति उससे कंट्रोल किया। जब हम मौके पे पहुंचे, ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे कुछ जाट बिरादरी के लोग थे जो वोट नहीं डालने दिया जाता। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, जो जाट बिरादरी के लोग थे, वे ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला जाए, जबकि लोग कांग्रेस को वोट डाला चाहते थे। उसको लेकर यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि इस
को ये मामले को लेके गोली चलने की सूचना भी मिली थी, लेकिन इसमें जो है अभी सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। जिस तरीके से पूरा मामला था, यहाँ पे झगड़ा किया गया था, मारपीट की गई थी कुछ लोगों के साथ। जो यहाँ पे काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उसके जो समर्थक थे वो यहाँ पे घायल हुए थे। इसको लेके स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन हॉस्पिटल में पहुंचे थे, उनका इलाज अभी वहाँ पे चल रहा है, लेकिन अब पूरी स्थिति जो है प्रशासन के कंट्रोल में है। जी तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है घायल की, और काजी निजामुद्दीन भी उनके साथ नजर भी आ रहे हैं तस्वीरों में, तो क्या आरोप लगा रहे हैं काजी निजामुद्दीन? बिल्कुल, देखिए तमाम जो झगड़े में घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में भेजा गया है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे जहाँ की ये मामला था गांव लेडी का, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और तमाम जो स्थिति थी उसको कंट्रोल में लिया, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके का ये झगड़ा हुआ है, हालांकि इससे पहले भी यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की गई थी कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा। ऐसा जो है अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ पे अन्य जो सामने वाले जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे मारपीट की जा सकती है, किसी तरह के झगड़े को अंजाम दिया जा सकता है। तो कहीं न कहीं वो जो एक अंदेशा लगाया था वो बिल्कुल यहाँ पे सच होता दिखाई दिया। प्रशासन से अपील की गई थी कि तमाम ऐसी घटना को रोकने के लिए यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस ने दावा किया था कि यहाँ पे किसी तरह की ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, वो यहाँ पे कहीं न कहीं पुलिस की जो तैयारियां थी वो फेल होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून में 15 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक में शिरकत। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे शिरकत। बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। बैठक में होगी लोकसभा चुनाव की समीक्षा। अच्छे परिणाम वाले बूथों को किया जाएगा सम्मानित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 जुलाई को ये एक बड़ी बैठक होनी है बीजेपी में, और इस दौरान सीएम धामी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद भी रहेंगे, और इस दौरान बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सोमवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 वीर सपूतों को लोहाघाट में श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिक संगठन लीग के अध्यक्ष के नेतृत्व में लोहाघाट में पूर्व सैनिकों और नगर के नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के सम्मान में वीर कालू सिंह चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च भी निकाला गया। मार्च में शामिल सभी पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने कहा कि देश उत्तराखंड के इन वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किले कंट्रोल गांव के मेचे किडनी में घात लगाकर आतंकवादियों ने हमारी 22 कठुआ राइफल के जवानों की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया। अचानक हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 6 जवान घायल हो गए। हमारी सेना सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। कमांडो उस जगह पर तैनात किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। हम सब चंपावत जिले के समस्त पूर्व सैनिक, उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के समस्त सैनिक, वीर नारी और जनप्रतिनिधि, समाज सेवी की तरफ से शहीद सैनिकों की आत्मा को शांति मिली और यही हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। शहीदों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना करते हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। उत्तराखंड में लगातार हुई बारिश ने प्रदेश के दोनों मंडलों यानी गढ़वाल और कुमाऊं में भारी तबाही मचाई है। बारिश खुलने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे अब पता चल रहा है न सिर्फ पहाड़ों में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, बल्कि कई मैदानी इलाकों में भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इसी को लेकर सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण भी किया है। आसमान से दिख रही उत्तराखंड की धरती को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं है कि प्रदेश में हुई 4 दिनों की बारिश के बाद कुछ इलाकों का हाल क्या है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और बताया कि कुछ इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुँचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ दिनों में कुमाऊं में भारी बारिश होगी और मौसम विभाग का अनुमान एकदम सटीक बैठा। लगातार 3 दिनों तक कुमाऊं में भारी बारिश हुई।
जिसके बाद पूरे कुमाऊं में अतिवृष्टि के कारण बिगड़े हालातों को लेकर सीएम धामी को भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण करना पड़ा। कुमाऊं भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जो उसमें सजेस्ट किया गया था कि कितना रिपेयर किया जाना चाहिए उतना रिपेयर किया गया था, लेकिन कई बार मलबा और पानी ज्यादा आता है तो उसकी वजह से डैमेज होता है। तो संभवतः उस वजह से हुआ है। वो टेक्निकल उसमें जो हमारी कमेटी है सीनियर अधिकारियों की, वो उसको इंस्पेक्ट करके फाइनल बताएगी कि क्या हुआ एग्जैक्टली। और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि और जितने पुल हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले मीटिंग ली थी, उसमें सभी हमारे एक्सीएंस और एसीज और चीफ इंजीनियर सारे थे। उसमें मैंने दोबारा से उनको कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में देख लें, अगर किसी भी तरीके का रिस्क है किसी भी पुल पे तो लोकल प्रशासन के साथ बातचीत करके उस पर ट्रैफिक रोकना है या डाइवर्ट करना, क्या करना, उस पर जरूर दें। कोई भी चांस नहीं लिया जाएगा, पब्लिक सेफ्टी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी पुल खतरे के उसमें आता है जद में, तो उस पर इमीडिएटली ट्रैफिक रोका जाए और रिपेयर का जो भी काम है उसको तत्काल चालू किया। बात सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल की नहीं, दरअसल प्रदेश में लगातार हुई बारिश से उत्तराखंड की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग भी इस बात को मान रहा है कि प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरसी है। अब तक बारिश से कई सड़कें हैं जिनको खोलने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। बीते 3 दिनों की बात करें तो भूस्खलन समेत अन्य कारणों के चलते कई मार्ग बंद हो रहे हैं। मानसून की पहली ही बारिश ने जिस तरीके से उत्तराखंड में आम जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सैकड़ों सड़कें जगह जगह से बाधित हो गई हैं, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, जगह जगह चट्टानें खिसक के आ रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव के हालात बहुत खराब हैं। पैदल जाना तो दूर की बात है, लोग गाड़ियों से नहीं निकल पा रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। करोड़ों लोग जो है कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कैसे कांवड़िए जो है सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे, कैसे जो है आम जनता को कांवड़ यात्रा में जाम से मुक्ति मिलेगी, बहुत से सवाल हैं। मुख्यमंत्री अब हवाई दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब हवाई दौरा करने से क्या होगा? जब मुख्यमंत्री को जागना चाहिए था, कैबिनेट मंत्रियों को जागना चाहिए था, ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए था, तब तो किसी ने धरातल पे उतर के काम नहीं किया। तब तो सब इसी कमरों में बैठ करके केवल जो है कागजी गुणाभाग करते रहे। अब आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब बयानबाजी से और हवाई दौरों से कोई लाभ नहीं होने वाला। इससे आपको सबक लेने की आवश्यकता है कि समय पे काम करना चाहिए और विपक्ष जो आरोप लगाता है उसको अगर आप सकारात्मक रूप से लेकर के धरातल पर व्यवस्थाएं सुधारते तो आज मानसून की पहली बारिश में ही आम जन जीवन को परेशानी न उठानी पड़ती। और अभी तो पूरा मानसून बाकी है, देखते हैं सरकार इन हालातों से कैसे निपटती है। इसमें कोई शक नहीं कि बंद सड़कें खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन ये भी तो सच है कि जब तक एक सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, तब तक दूसरी जगहों से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है और अब जब मौसम साफ हुआ तो उसके बाद कुछ इलाकों से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ बैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य है। अभी भी उत्तराखंड मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में कहीं कहीं तेज गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वह ऋषिकेश में बारिश के कारण मैदानी भागों में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई है, जबकि कुमाऊं में गौला नदी भी उफान पर चल रही है, जबकि नैनीताल के रामनगर में कई बरसाती नाले उफान पर हैं। बारिश लगातार हो रही है और हमारी टीमें मुस्तैद हैं पूरे प्रदेश में। अलग अलग जगहों पे कई जगह पे रास्ता बंद होने की सूचनाएं मिलती रह रही हैं, जिस पे हम लोग प्रयास करके जल्दी जल्दी खोल रहे हैं। लेकिन जहां पे लगातार बारिश हो रही है वहां पे थोड़ा समय भी लग रहा है हम लोगों को। और एक पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है हमको, वो रामनगर से जो मोहान होकर रोड जाता है आगे रानीखेत की तरफ,
उस पर एक पुल था, पिछले साल उस पर हम लोगों ने काम कराया था, कुछ रिपेयर का, मरम्मत का काम किया था हम लोगों ने, लेकिन बहुत तेज बहाव आया उसमें और उसकी वजह से वो डैमेज हो गया। तो ऑल्टरनेटिव रूट चालू किया गया है उसमें, और हम लोग उसको असेस कर रहे हैं कि दोबारा उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा पानी कम होता है तो फिर हम लोग उसको भी रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में हर एक साल बारिश के दिनों में भारी नुकसान की खबरें सामने आती हैं। इस बार तो मानसून की पहली बारिश से ही प्रदेश वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ गया, जबकि मौसम विभाग पहले ही कह चुका था कि इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। फिर सोचिए उस वक्त की क्या तस्वीरें होंगी जब सीजन में भारी से भारी बारिश होगी। बात सिर्फ उत्तराखंड में नुकसान की नहीं, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर भी 4 दिनों की बारिश में पानी पानी हो गए। प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी अपना भयानक रूप दिखाएगी, जिसका सामना करने की क्षमता इंसानों में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। यह अलग बात है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर हार के बाद भी कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। चुनाव में हार के बावजूद वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की 5 सीटों पर हार हुई। अब हार की वजह क्या है, ये पार्टी के मंथन का विषय है, लेकिन हार के बाद से ही उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे के खिलाफ सियासी हमला बोल रहे हैं, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियां दूसरी होती। हम बीजेपी को 1 सीट से ज़्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम 4 सीटें जीतते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और जब युद्ध होता है या चुनाव होता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तो ये बड़े नेताओं का फर्ज है वो पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए, पार्टी के लिए लड़ने के लिए और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए उनको चुनाव में उतरना चाहिए, ये मेरा मानना है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेता अगर चुनाव लड़ते तो स्थिति कुछ और होती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की पैरवी कर रहे थे, लेकिन इन तीनों नेताओं ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनकी जगह पर अन्य पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारा गया, लेकिन सभी चुनाव हार गए। जब युद्ध होता है या चुनाव होता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तो ये बड़े नेताओं का फर्ज है वो पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए, पार्टी के लिए लड़ने के लिए और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए उनको चुनाव में उतरना चाहिए, ये मेरा मानना है। इधर प्रदेश के पूर्व सीएम पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बार बार कह रहे हैं कि चुनाव का परिणाम जो है वह तब भी वही होता जब बड़े नेता मैदान में उतरते। हालांकि उन्होंने पार्टी के प्रदेश संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के बयानों पर नाराजगी जताते हुए व्यंग्य किया है कि अगर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रस्ताव पारित करके उन्हें राजनीति से संन्यास के लिए कहे तो वे तैयार हैं। ये प्रस्ताव करके मुझसे कह सकती है कि आप संन्यास लीजिए, मैं संन्यास ले लूंगा, पार्टी का हुक्म मानूंगा। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, इतने साल हुक्म ही तो मानता रहा हूँ और हुक्म मानूंगा। बल्कि आप मेरी तरफ से जो है, जो लोग आपसे कहते हैं उनसे सलाह दे दीजिए कि भाई आप पार्टी का प्रस्ताव करवा दीजिए प्रदेश कांग्रेस। मुझे थैंक यू हरीश रावत, अब नो योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड करके, तो मैं और आपको भी ये बार बार आने के कष्ट। लोकसभा चुनाव खत्म हुए समय बीत गया है और प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का असर उपचुनाव पर ना पड़ जाए, ये आज के समय में सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।